हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इंदौर इन्फो के इस लाइव सेशन में, लाइव 1 to 1। और दोस्तों, कैसे चल रहा है? सब लोग कैसे हैं आप लोग? अभी अभी खबर सुनी मैंने न्यूज़ पर कि लॉकडाउन 4 शायद अब कल से स्टार्ट होगा और 31 मई तक उसको कर सकते हैं, ऐसा अभी हमने न्यूज़ में सुना है। तो आप अपने अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, सारे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन कीजिए, मास्क पहनिए। सरकार, केंद्र सरकार लगी हुई है कि बहुत जल्दी हम इसे पूरी तरह से कंट्रोल करें और सभी लोगों के लिए इसे बहुत जल्दी हम लोग ओपन करें। तो उसी कड़ी में लॉकडाउन 4 उन्होंने प्रस्तावित किया है। और जिसकी फाइनल न्यूज़ शायद आज शाम तक हमें मिल जाएगी कि लॉकडाउन 4 किस तरह का होगा, क्या क्या सुविधाएं या किस तरह के जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए रूप रंग वाला होगा। तो क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ रहेंगी, किन लोगों के लिए रहेंगी, वो सब कुछ आज शाम तक हमें पता चल ही जाएगा। मीनवाइल आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, यही आशा है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद, और लेकर आया हूं आज नई कड़ी लाइव 1 to 1 प्रोग्राम की। और आज हमारे साथ जो हस्ती जुड़ने वाली हैं इस प्रोग्राम में, वो है मिस्टर डॉक्टर चेतन रायकवार, जो कि फाउंडर है ऊर्जा काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और काफ़ी सारी बिजनेस रिलेटेड और या कैरियर से रिलेटेड बातें हमें उनसे सीखने को मिलेंगी। आप अगर अब मन में कोई आपके क्वेश्चन आता है कैरियर से रिलेटेड या आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल बेझिझक उसे पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि रायकवार जी हमें उसका पूरा जो आंसर है, जो गाइडेंस है, वो प्रोवाइड कराएंगे। और हेलो हेलो सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी के मैसेज आ रहे हैं, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, आज हम चेतन जी से काफ़ी बातें पूछेंगे, उनसे सीखेंगे किस तरह से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर कोई बिजनेस में है या कोई जॉब में है, तो किस तरह से हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ डॉक्टर चेतन रायकवार जी को, जो कुछ ही समय में हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। तब तक आप बने रहिए। सर नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया है सर, आशा करते हैं आप भी बढ़िया होंगे। जी जी, बिल्कुल, सभी बिल्कुल एकदम बढ़िया है। और वही मैं अभी जी दर्शकों को बता ही रहा था कि लॉकडाउन 4 का भी अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ अभी न्यूज आई थी चैनल पर। जी। तो कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन, कैसा चल रहा है अभी? सर, सबसे पहले तो सर आप सर अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका पूरा इंट्रोडक्शन आप दीजिए। जी जी। जी। गुड इवनिंग इंदौर। मेरा नाम डॉक्टर चेतन रायकवार है। आई एम बेसिकली कैरियर काउंसलर, पेरेंटिंग कोच एंड लाइफ कोच। हमारा जो सेंटर है ऊर्जा काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, वो बेसिकली जो सेंटर है ऊर्जा काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, वो आपको कैरियर गाइडेंस, ट्रेनिंग संबंधी जो है जानकारी वो देता है। तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो कैरियर काउंसलिंग का है, ट्रेनिंग का है। बच्चों की ट्रेनिंग, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, स्कूल में ट्रेनिंग, यानी कुल मिला के एक अच्छा समाज बनाने का एक हमारा प्रयास है ऊर्जा काउंसलिंग और ट्रेनिंग के तहत। तो सर ये तो मेरी जानकारी है सर। जी जी जी। और तो इस सर, बात मैं कितने समय, आपको कितना समय हो गया है ऊर्जा ऊर्जा का? कब आपने स्टार्ट किया ऊर्जा इंस्टीट्यूट को? सर ऊर्जा हमने सर 2010 में स्टार्ट किया था, और इसे फाउंडर मेंबर में हम लोग के साथ हैं सीए सोमिन शर्मा जी और डॉक्टर चंचल आर्य। हमने मिलकर ऊर्जा काउंसलिंग और ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, और इसका एक लक्ष्य था सर हमारा कि हमने ये क्यों शुरुआत किया था कि 2010 के आसपास कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में जब बोर्ड के एग्जाम होते थे और उनके रिजल्ट आते थे, उस समय कई सुसाइड रेट जो था वो सोसाइटी में बढ़ रहा था। तो उसको कम करने के लिए ओके। हम लोगों ने एक मोटिवेशनल सेशन बनाया था जिसका नाम ऊर्जा था। और धीरे 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 वो ओके। 2010 से जैसे वो सेशन बढ़ते चले गए, तो 2010 से लेकर 2014 तक हम लोग ने सेशन काउंसलिंग करा, और धीरे धीरे फिर वो एक संस्था में परिवर्तित हो गया। और ओके, अब तो अभी जो आपके है सर ऊर्जा इंस्टीट्यूट में, हाँ जी हाँ जी, बताइए आप।
अभी जो है ऊर्जा काउंसलिंग और ट्रेनिंग में बच्चों की काउंसलिंग मतलब ये मोटिवेशन सेशन के साथ हमें समझ में आया कि ये जो सोसाइटी की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में है, पेरेंट्स की परवरिश में है, एक स्कूल सिस्टम में है कि बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चों को दिया जा रहा है। तो उन सबको कम करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम टाइम टू टाइम ला रहे हैं, और उसी के तहत अभी हम लोगों ने फ्रेंडली पेरेंटिंग प्रोग्राम लास्ट 2 ईयर से पेरेंट्स के लिए हम लोग रन कर रहे हैं। ऐसी सारी उसमें नॉलेज दी जाती है कि अपने आज के बच्चे को, आज के बच्चे जो है वो थोड़े से एडवांस है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा एडवांस है, तो उनके एडवांस को जो उनका जो नेचर है उसको एक्सेप्ट करते हुए कैसे बच्चों को आज पेरेंटिंग दे, वो हम फ्रेंडली पेरेंटिंग प्रोग्राम में बताते हैं। जी सर। ओके। तो सर ये जैसे आपने बताया कि जो आत्महत्या और ये सब जो हो रहा था उस समय, तो जी ये जो जो प्रेशर प्रेशर का आपने जो कहा कि इतना बच्चों पे प्रेशर है, प्रेशर तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रेशर, फिर एग्जाम का इतना लोड, तो ये सब इन सब से मतलब किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं और बच्चों को क्या किस तरह का ट्रेनिंग देते हैं आप? जी सर, सबसे पहले जो हमारा इसका बेस है वो है कि बच्चे को या तो कंपटीशन के कारण या कंपैरिजन के कारण, बच्चा बच्चा कंपैरिजन भी करने लगा है। तो उसके कारण जो है एक कंपटीशन और कंपैरिजन जब होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में जो है वो भावना अच्छी नहीं आती है। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहले कि बच्चे के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट है उनका हम पता करते हैं। हमारे पास कुछ DMIT टेस्ट हैं, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, जैसे जो बच्चा जिस चीज में बेहतर है पहले उसका पता करते हैं और उसको फिर उस चीज में ट्रेन किया जाता है। जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार हर बच्चे में पढ़ाई वाला टैलेंट जो है वो इक्वल नहीं होता है। और ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि कक्षा में 60 बच्चे होते हैं, लेकिन हर एक जो है वो पढ़ने में एक्सेलेंट नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि सालों बाद शायद वो जो 60 के 60 बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बेहतर कर ही रहे हैं। मीन्स कि सिर्फ ओनली एजुकेशन जो हम लोगों ने पैरामीटर बना के रखा है सक्सेस का वो सही नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ जो बाकी का बिहेवियर नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हर एक बच्चे में डेवलप करना चाहिए। जी जी जी। तो पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहता है, मतलब पेरेंट्स की जो आप क्लासेस लेते हैं या उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें क्या क्या बातें आप उनको बताते हैं पेरेंट्स को कि प्रेशर नहीं देना है और उनके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से वो चले, इस तरह का कुछ रहता है गाइडेंस? जी सर, इसमें हम लोगों ने दो अलग अलग पेरेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वो बच्चे हैं एक वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं, और एक पेरेंट्स वो है जिनके बच्चे 12 साल, यानी जो टीन एज है, टीन एज से छोटे बच्चे, टीन एज से बड़े बच्चे। तो दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा है, अभी 5 साल का 6 साल का है, तो उसमें अभी हैबिट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा स्पीकर है, वो बहुत अच्छा बोल सकता है, तो आज से उसका बच्चे को स्टोरी टेलिंग करना सिखाया जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको उस चीज की ट्रेनिंग की जाएगी। बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चे और बड़े बच्चे और उनके पेरेंट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है बच्चों का पेरेंट्स के साथ, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है सोसाइटी का, कम्युनिकेशन गैप। तो वो गैप ना बने उसके लिए पेरेंट्स को क्या क्या एडजस्टमेंट करना होंगे और बच्चे को किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करना होगा, वो स्ट्रैटेजीज हम लोग उन प्रोग्राम में बताई जाती हम्म। और जैसे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी, जैसे 10th के बाद बच्चों को सब्जेक्ट चूज करना है, कोई जी स्पेसिफिक जी सब्जेक्ट में को लेना है, तो उसके जी। लिए भी आप गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि उसको क्या हाँ सर, लेना उसके लिए चाहिए, क्या नहीं लेना जी। चाहिए? तो सर सबसे पहले मैं इंदौर इन्फो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ये जी हमारी कैरियर मैनेजमेंट बुकलेट है। जी जी। कैरियर मैनेजमेंट बुकलेट में इसका ऑनलाइन PDF फॉर्मेट भी अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं अभी राइट नाउ जो 10th क्लास में है या 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहे हैं, उनको एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा, या फिर 12th क्लास के बाद एक कोर्स या नया कैरियर सिलेक्शन करना होगा। एक बार इस बुकलेट को जरूर पढ़ें, जैसा सर ने बोला कि कैसे करते हैं। तो उसके लिए सर साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट से लेकर एक टेस्ट होता है जो बच्चे के साइकोमेट्रिक बिहेवियर का एनालिसिस करके एग्जैक्टली बताता है कि वो
जैसे उसका लॉजिकल स्किल अगर अच्छा है तो वो मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है तो शायद वो बिहेवियर यानी कि ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में अच्छा होगा, लॉजिकल का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट बिहेवियर का अच्छा है तो शायद वो कॉमर्स साइड जो है या मैनेजमेंट साइड जो वहां जाएगा। लॉजिक के साथ अगर हम देखेंगे लॉजिकल साइड के संग उसका क्रिएटिविटी कंटेंट है, प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी अच्छा है तो शायद वो लॉ के करियर में अच्छा करेगा। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है सर स्किल्स और टैलेंट के, जिससे हम ये बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट कि सबसे बेटर बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो बुकलेट है ऊर्जा की, बिल्कुल आप उसको देखें, उसको रीड करें, किस तरह से वो टेस्ट से पास होके हम लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। तो सर एक आपसे मुझे ये भी पूछना था कि जो करियर आपका जो मैनेजमेंट होता है, करियर मैनेजमेंट, उसके जी लिए आप जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया या आपका जी माइंड मैनेजमेंट हो गया, माइंड मैनेजमेंट का मैंने काफी सारी आपकी पोस्ट देखी थी, तो उसके बारे में आप जी माइंड मैनेजमेंट का मुझे आप थोड़ा डिटेल बताएं कि किस तरह से वो अच्छा मैनेजमेंट होता है और क्या उसके फायदे हैं। जी सर बेसिकली माइंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम अगेन जो हमारा ऊर्जा का प्रोग्राम था उसी को हमने डेवलप कर करके, और उसको डेवलप करने के लिए हमने कई ट्रेनर्स की मदद ली। मैंने खुद न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स किया सिर्फ इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। छोटे बच्चों में या पेरेंट्स में या फिर किसी भी पर्सन में हम किस तरीके से माइंड को मैनेजमेंट करते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में ये बताया जाता है। जैसे सर हमारे माइंड में हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट जो है वो 10% है और राइट जो है वो 90% है। बट हम दिन भर जो डेली बेसिस पे जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपने लेफ्ट ब्रेन से करते हैं, और लेफ्ट ब्रेन का जो 20% है, सॉरी 10% है, उसका हम शायद 2 से 3% भी पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। और जो राइट ब्रेन है जो 90% है, उसका अगर गलती से हम 1% यूज कर लें तो शायद हम जो है महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध यानी कि आइंस्टाइन, इनके लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 1 से 2% जो है अपना राइट ब्रेन यूज किया था। और सारी पावर राइट ब्रेन में ही होती है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उस राइट ब्रेन की पावर को, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करना है, ये इस माइंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में बताया जाता है। और इसी के तहत सर हम लोगों ने सारे दर्शकों के लिए, सारी मतलब पूरी दुनिया के लिए एक फ्री ऑनलाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनिंग लेके आए हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि डॉक्टर चेतन रायकर यूट्यूब चैनल का नाम है, उसके अवचेतन के नाम से वो अवेलेबल है। तो उसके सारे बेसिक से लेके एडवांस सारे जो है, अभी बेसिक वीडियो डालना हमने शुरू किए हैं, धीरे 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 वो एडवांस लेवल पे हम उसको लेके जाएंगे। नॉर्मली अगर प्रोग्राम देखें तो ये 10,000 से लेके 1.5-2 लाख रुपीज तक होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। और ये सारी जानकारी जो है हम ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री में देना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये जब कोई भी माइंड मैनेजमेंट अगर करना सीख जाए तो वो फिर जो चाहे वो हासिल कर सकता है, ऐसा। तो ये हमारा प्रोग्राम है सर। सर आप इस फील्ड में, जैसे आपने ये माइंड मैनेजमेंट और ये जो करियर काउंसलिंग का आपने लाइन चुना है, तो जी कौन आपके इंस्पिरेशन कौन है, कब आपको ऐसा लगा कि मुझे इस लाइन में ही आगे करना है और सभी को फायदा पहुंचाना है, गाइडेंस देना है। जी सर मैं वैसे मेरा जो डॉक्टरेट है वो मार्केटिंग में है। आई एम PhD इन मैनेजमेंट, और मैंने लगभग 6 साल जो है वो DAV IIPS को सर्व किया है, और उसके पहले मैंने पायनियर कॉलेज और एलन सिटी कॉलेज को भी सर्व किया है। तो कहीं ना कहीं देखें कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक फैकल्टी का रहा है, लेकिन मैं MBA करने के पहले मेरा मतलब मैं ग्रेजुएशन के टाइम से जो है वो देखें तो बिजनेस करने की मुझे बहुत इच्छा रहती थी, अलग अलग बिजनेस करता था। तो वो बिजनेस करते हुए मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया कि बच्चों को ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको राइट नॉलेज जो है वो नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जिसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं। तो वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन और आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने लिया। अब मेरे इंस्पिरेशन की बात करें तो अलग अलग यहाँ पे मेरे इंस्पिरेशन है। जैसे अगर कहें कि हर समय जो मोटिवेट अगर मुझे कोई करता था, जैसे मेरी माँ है श्रीमती चंद्रकला रायकवार, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती हैं कि किस तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे मोटिवेशनल गुरुज हैं, जैसे हम बात करें संदीप महेश्वरी जी की, विवेक बिंद्रा जी की। अगर मैं फॉरेन ऑथर की बात करूं तो रॉबिन शर्मा जो है वो मेरे फेवरेट हैं। टोनी रॉबिन्स से मैं स्टेज पे आने के पहले जो एक्टिविटी रॉबिन
टोनी रॉबिन्स करके बताते हैं, वो मैं भी स्टेज पे जाने के पहले करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुरु बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करी है सर। जिनसे जो चीजें अच्छी सीख सकते हैं उनसे मैं वो चीजें सीख लेता हूँ, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया हो, चाहे वो सदगुरु जी की ईशा क्रिया हो, चाहे वो शिवानी जी की जो ब्रह्म कुमारी जी। तो कोई भी मेडिटेशन हो, कोई भी नॉलेज हो, मैं लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करता हूँ और गुरु बनाने में भी बिल्कुल देर नहीं करता हूँ। क्योंकि यहाँ मेरा ये मानना है सर कि जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जो इतने बड़े बड़े गुरु हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी चीजें मतलब बड़ी चीजों, बड़े शिखर तक पहुंचे हैं। तो इन्होंने कई प्रॉब्लम फेस की होगी, अब ऑलरेडी जो ये पहुंच गए हैं और इन्होंने कोई चीज बना ली है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उस चीज को डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि हमारा उतना समय जो है एक्सपेरिमेंट का बच जाएगा। यहाँ पे मैंने हर एक पर्सन जो मेरी लाइफ में है, तो उनसे कुछ न कुछ सीखते रहना, क्योंकि मैंने कई साल बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चों से भी बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने। जैसे सबसे बड़ा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बच्चों से सबसे बढ़िया सीखने को मिलेगा। वैसे लाइफ में जो हर एक पर्सन को अगर आप गुरु की तरह देखें, तो हर एक पर्सन जो है वो आपको मोटिवेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन का टाइम है, तो अब इस लॉकडाउन के टाइम पे भी आपको कैसे मोटिवेट रहना है, आपको कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो इस लॉकडाउन के देखना है। भाई सबसे बढ़िया पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप अपने फैमिली के साथ हैं। अगर हम लास्ट हमारे टेक्नस को देखें, तो आप देखिए दिवाली की 2 दिन की छुट्टी, दशहरे की 2-3 दिन की छुट्टी में हम लोग घर पहुंचते हैं, और वहां पे 1-2 दिन त्योहार में पता भी चलता है वो मौका कब, टाइम कब निकल गया, और वापस बैक पे लिए वापस ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि हमको इतना समय मिला है, नो डाउट कि बहुत सारे आर्थिक और इकोनॉमिक जो है वो क्राइसिस से पूरा जो देश है वो गुजर रहा है, बट जो भी माइंडसेट है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रख के काम करेंगे तो जो है वो बेटर रहेगा। तो अब ये लॉकडाउन जो आया ये भी बहुत कुछ सिखा के गया है हमको। तो हमको हर चीज, हर सिचुएशन को, हर पर्सन को गुरु मानते हुए जो अच्छी चीजें हैं उनसे वो सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। वैसे कहा भी जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र के हैं और कोई भी आपको अगर कुछ ज्ञान मिलता है तो वो बिल्कुल ले लेना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों ने देखा कि चेतन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लॉकडाउन को आप नेगेटिव में मत लीजिए, उसको पॉजिटिव में लीजिए। देखिए बैठना तो घर में है, आपको सपोर्ट तो करना ही अपने देश को, अपने नेशन को, तो क्यों ना उसको छोड़कर, नेगेटिव पॉइंट को छोड़कर पॉजिटिव लें, कुछ चीजें सीखें जो कि हमारे जीवन में हमें काम आए और बहुत सारा हम लोग सफलता के करीब पहुंचते जाएं उन सब बातों को लेकर। बहुत अच्छी बात कही चेतन जी आपने, हमारे दर्शकों के लिए भी। और सर एक मुझे आपसे चीज पूछनी कि जो आजकल की जो मूवीज बनती हैं या जो फिल्में हैं, उनसे भी जैसे आप जो आपके काउंसलिंग को लेके या फिर आपके जो पॉइंट्स होते हैं, हर चीज में से आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो आजकल की जो मूवीज हैं उनमें आपको कोई ऐसी मूवी लगती है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है? कोई एक फिल्म का नाम आप बता सकते हैं कि जिस मूवी ने बहुत ज्यादा सिखाया है? जी सर, मूवीज के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मूवीज से और ज्यादा अगर हम मोटिवेशन देखें तो सॉन्ग्स जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन फैक्टर हमारे अंदर डेवलप करते हैं। जैसे एक होता है, एक में हम जो बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड, एक होते हैं पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन वर्ड। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप गाना सुनेंगे कि हर मैदान फतेह, अगर हेडफोन लगा के वो गाना 3 बार सुन लिया तो एक अलग सी वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाती है। आग मिलखा भक्का सुनेंगे तो मतलब ये जो वाइब्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब भी हमारे वाइब्रेशंस गुड होते हैं तो हमारी बॉडी जो वो एक्सपांड करती है, और जब भी हम फियरफुल होते हैं तो हमारी बॉडी श्रिंक करती है। जब मन श्रिंक करता है तब बॉडी भी श्रिंक करती है, और जब मन खुश होता है और वो अब आउटर फ्लो में बाहर आता है तो बॉडी भी श्रिंक होना बंद जाती है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम मूवीज की बात करें तो ऐसी सारी मूवी जो आपको मोटिवेशन देती हैं। जैसे अब अगर हिंदी मूवीज की बात करें तो जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी अभी स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज बन रही हैं, चाहे वो चक हो, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो जैसे अभी रिसेंटली पंगा मूवी आई है, तो ऐसे अलग अलग मूवीज हैं। और तो कहीं ना कहीं मूवीज हमको मोटिवेशन फैक्टर देके जाती हैं, बट हम डेली 3 घंटे की मूवी जो है वो मोटिवेशन वाली शायद नहीं देख सकते हैं ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। हम सॉन्ग्स डेली सुन सकते हैं, तो ये सॉन्ग जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड पे डालते हैं। जैसे मेरा एक एस्पेक्ट होता है कि मैं दिन
में एक बार लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ये सॉन्ग जरूर सुनता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग सॉन्ग है मतलब। और जब आप उन वर्डिंग्स पे जाएंगे, जैसे अभी बागी 3 का बहुत अच्छा सॉन्ग है कि बागी 3 का एक नया सॉन्ग आया है, वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन है उसमें। तो अगर आप वो सॉन्ग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशन अंदर आता है। तो वो तो अगर आप बागी 3 का सुनेंगे, गेट रेडी टू फाइट, तो अगर आप 3-4 बार उसको सुनेंगे तो माइंड में हमारे एक मतलब माइंडसेट डेवलप होता है कि नहीं, हमें कुछ कर गुजरना है, कर गुजरने की इच्छा जो है वो हमारे अंदर आ जाती है। अंदर आ जाती है। हाँ, कुछ पॉजिटिव सारे इंक्रीज हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हमें दिखने लगते हैं सारे। बिल्कुल सही बात आप बोलते हैं कि सॉन्ग सुनने और मूवी से काफी कुछ सीखने को मिलता ही है। तो सर, स्टेज फियर के बारे में आप बताइए। कई लोग होता है कि स्टेज पर जाने के पहले घबराते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए? सर, स्टेज फियर जो है वो 2 अलग अलग तरीकों से हम दूर कर सकते हैं। पहला तो तरीका है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा माइंडसेट 2 माइंड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो एक डर है जो स्टेज फियर, वो लेफ्ट ब्रेन में है। अब वो लेफ्ट ब्रेन में क्या डर है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्टेज पे पहुंचूंगा, कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा, या फिर मैं बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा देंगे। तो एक स्टेज फियर होता है जो कॉन्शियस होता है। अब एक स्टेज फियर है जो सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस का मीन क्या होता है स्टेज फियर में, कि हमने कभी पहले स्कूल में इंट्रोडक्शन देने गए थे और पूरी क्लास हंस दी थी, या फिर हमने किसी को ऐसा करते हुए देखा तो एक माइंडसेट हमारा डेवलप हो गया कि कभी भी स्टेज पे जाके कुछ बोलते तो उससे रिलेटेड एक फियर हमारे मन में एसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी, जैसे जो हमारे आमिर खान के 3 इडियट्स मूवी में था कि ऑल इज वेल, ये कंसेप्ट जो उन्होंने कहा था, सेम उसी तरीके का कंसेप्ट है कि जब भी आप स्टेज फियर को दूर करना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को, आपको उसके बॉडी के वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से अपना पूरा हाथ घुमा के क्लैपिंग कर सकते हैं, पैरों की हम टैपिंग कर सकते हैं, और अंदर से फीलिंग लाना है कि आई एम गुड। एक तो स्टेप, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है, दिस इज कॉल्ड एंकर मेथड इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारे जीवन में ऐसा कभी कोई समय आया होता है जब हम बहुत खुश होते हैं। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दर्शकों के लिए कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप लास्ट कब खुश हुए थे या बहुत ज्यादा खुश कब हुए थे, तो हमें सोचना पड़ता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सारे दर्शकों से कि दिन में एक बार अपनी लाइफ को सेलिब्रेट जरूर कीजिए। आप मुस्कुराइए, अपने घर वालों को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, आई लव यू बोलिए। तो आपके दिन में एक बार सेलिब्रेशन तो कम से कम जरूर होना चाहिए। तो ये जो स्टेप मैं आपको बता रहा था सर, कि पहला जो है वो हमने सबकॉन्शियस की तैयारी की। दूसरे नंबर पे हमारे माइंड में जो है वो पॉजिटिव अफर्मेशन, कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम करूंगा नहीं। अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस होना चाहिए कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर रहा हूं। तो आप धीरे धीरे करके उस काम को वैसा कर जाएंगे। तो ये अच्छा। और जो लेफ्ट ब्रेन वाला कैलकुलेशन है कि आप जिस भी टॉपिक पे बोलने वाले हैं उस टॉपिक की तैयारी आपको करना पड़ेगी। आप ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे सेशन के लिए बुलाया और वहां जाके आप मुझसे बोल दिया कि नहीं सर आपको तो मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ बताना, तो शायद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर आपको टॉपिक पहले से पता है, चाहे आप मेडिकल फील्ड का दे दीजिए चाहे इंजीनियरिंग फील्ड का दे दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तैयारी करके आप वहां पर स्टेज पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एक तो कॉन्शियस लेवल की तैयारी हो गई, दूसरी सबकॉन्शियस लेवल की हो गई। एक एनएलपी की टेक्निक में मैं बताना चाहूंगा, हम जिंदगी में कभी ना कभी बहुत ज्यादा खुश हुए रहते थे, तो किसी भी बॉडी पार्ट से इसको मॉर्निंग में इंस्टॉल करना होता है। कुछ 1 महीना लगता है सर इंस्टॉल करने में। जब भी हम खुश होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे मैं पर्सनली थंब को प्रेस करता हूँ। अभी थंब को प्रेस करते समय मैं उसको याद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसा मेरा रवि नाट्यगृह में संदीप महेश्वरी के साथ प्रोग्राम था, तो वो जो मूवमेंट था मेरी लाइफ का ऐसा मूवमेंट था कि अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो बताने में। तो उस मूवमेंट को मैंने इस टेक्निक इज कॉल्ड एंकरिंग, इसको एंकर कर लिया। जैसा शिप का एंकर जब नीचे डाल दिया जाता तो शिप रुक जाती है, उसी तरह इसको मैंने एंकर कर लिया है। जब भी मैं इसको प्रेस करता हूँ वो जो सिचुएशन है वो मेरे माइंड में आ जाती है। तो एक अजीब सी वाइब्रेशन जो है आ गई। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एंकरिंग इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और इसका यूज करके
हमेशा। और ये इतना इजी है सर कि आप किसी से बात करते समय ये इसको प्रेस कर सकते हैं। आप कोई भी बॉडी पार्ट ले सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि ये एक ऐसी चीज है, जी। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, धीरे से मैंने इसको प्रेस भी कर लिया तो सामने वाले को पता नहीं आता है। पता नहीं चलना। जब जी हम जी। नॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पेशली जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं, जब भी आप अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं और अब आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गई है सामने वाले की, वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाला है, हमारा वाइब्रेशन जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। बस उस टाइम के लिए बिल्कुल। एंकर को संभाल के रखिए, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई तो वो सेल जो शायद 90% पहले ही ऑफ हो चुकी है, वो 100% ऑफ हो जाएगी। लेकिन वाइब्रेशन को आप कर लिया तो शायद जो 90% ऑफ हुई है वो शायद 50 तक आ जाएगी। तो स्पेशली जो सेल्स और ट्रेनिंग और मार्केटिंग फील्ड में है वो इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए जब भी सुबह उठेंगे मॉर्निंग में, उस सिचुएशन को विजुअलाइज करना है। तो आप बहुत खुश हुए थे और हमको प्रेस करना है। 10 से 15 बार प्रेस कर लेंगे, एक दिन हो गया, ऐसे महीने भर आप करेंगे, पूरा मंथ करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जी। इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत ही सर अच्छी इस बात तरीके आपने से टेक्निक बताई है। जी अपने आप को मतलब पॉजिटिव में, नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, और बहुत अच्छी जी टेक्निक आपने बताई, बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। मतलब इससे अभी सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये रहेगी। बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, बस बहुत इसका अच्छा लगा ये। इंस्टॉलेशन जो है सर, आपको सॉरी इंटरप्ट कर वो रहा हूँ, जरूरी है। नहीं। इंस्टॉलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में जैसे हम सुबह उठते हैं उस समय इसको इंस्टॉल कर जी लेना है, तो वो सबकॉन्शियस क्या चाहिए आपको। आप भी जानते होंगे 21 डेज में हमारी एक नई हैबिट डेवलप होती है। तो 21 डेज के 2 राउंड यानी 42 डेज तक आप सुबह उठ के इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर जब कभी मौका मिले तो उसको, वो सिचुएशन को विजुअलाइज कर लीजिए और इसको प्रेस कर लीजिए। तो जिसको हम बोलते हैं रिवीजन, एक बार तो हमने जी मेमोराइज बिल्कुल। कर लिया, अब उसका रिवीजन जब मौका मिले उस समय कर सकते हैं। और इसका यूज आप जब चाहे जब कर सकते हैं। जी सर, बाय। सर आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, जो कि बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग हैं, जो नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या जी फायदा मिलता है उससे? उस स्पीच से क्या कितना फायदा वो ले पाते हैं? जी सर, हमारा इसमें स्पेशल प्रोग्राम जैसा मैं माइंड मैनेजमेंट का है, द सक्सेस मास्टरी विथ माइंड मैनेजमेंट, सेम उसी टाइप से हमारा एक प्रोग्राम है, द बिजनेस मास्टरी विथ माइंड मैनेजमेंट। हमने सर यहाँ पे हर चीज को माइंड से ही एसोसिएट करके रखा है। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं या जो नए लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस दो तरीके के लोग करते हैं सर। या तो कोई नया नया बच्चा है वो बिजनेस करना शुरू कर रहा है, या कोई अपनी जॉब को शिफ्ट करके बिजनेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम जी दोनों को ये सजेशन देते हैं कि पहले तो प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। अभी आप देखेंगे सर ऑलमोस्ट 80 to 85% जो स्टार्टअप है वो फेल हो रहे हैं। और उनका सबसे मेन जो एक कारण है, जो अलग अलग स्टडीज में पाया गया, कि वो अपनी, एक तो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट, इसका ध्यान या इसका कैलकुलेशन सही से नहीं करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, शायद 80%, और मार्केटिंग के लिए रहा सिर्फ 20%। और मार्केटिंग जो वो बेस है, और मार्केटिंग भी चलो हम लोगों ने करी, लेकिन आने वाले समय में 1 साल या 2 साल जो उन्हें ऑपरेट करना है, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो नहीं उसकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। पहले तो उनको बिजनेस गाइडेंस दिया जाता है, उसके बाद फिर उनको पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट द बिजनेस वो सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ग्राहक कोई दुकानदार है, वो अपनी शॉप पे बैठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल शॉप है, वो बैठा हुआ है, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, तो उसके अगर अफर्मेशन ऐसे हो जाए कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही जो वाइब्रेशन है वो डेवलप होंगी और एक्चुअली में फिर कोई कस्टमर नहीं आएगा। आप देखेंगे 2 टाइप की वाइब्रेशन होती है। पहली सिंगल पर्सन वाइब्रेशन, और एक होती है ग्रुप वाइब्रेशन है, जिसको ग्रुप कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंदौर के जितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर के स्पेसिफिक किसी हम खाने की बात करें, तो इंदौर में स्पेसिफिक कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो जो है वो इंदौर की ग्रुप कॉन्शियसनेस उसके ऊपर काम करती है कि भाई इसकी कचौरी फेमस है, इसका दही बल्ला फेमस है, इसके पोहे फेमस है। तो पूरी इंदौर की ग्रुप कॉन्शियसनेस काम कर रही है। तो एटलीस्ट हम अपनी कॉन्शियसनेस का ध्यान रखते हुए ये कर सकते हैं कि हमारे अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव रहे। अब इसको पॉजिटिव रखने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो माइंडसेट, क्योंकि जो अफर्मेशन है वो हुआ कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है देखने का। अब
अपने आसपास इस तरीके के पॉजिटिव कोट्स लगाएं जो आपको मोटिवेट करें। और इसी उसमें जो बिजनेस में जो हम एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं अफर्मेशन के साथ, कॉल्ड स्विच वर्ड। स्विच वर्ड वो वर्ड होते हैं सर जो माइंड में पहले आते हैं और रिएक्शन जो है, फीलिंग जो बाद में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की गड्डी आपके हाथ में आ जाए 500-500 के नोट की, तो सबसे पहले हम जो करना शुरू करते हैं दैट इज काउंट। तो काउंट इज अ स्विच वर्ड फॉर मनी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मनी नहीं आ रहा है और दुकानदार ये सोच के बैठा कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसी की जगह पे वो अगर ये सिस्टम शुरू करे कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 के एक गड्डी अपने पास रखे और सिंपल उसको काउंट करते हुए काउंट काउंट काउंट, और ये मेरे लास्ट आवर की इनकम है। थोड़ा सा माइंडसेट को यहाँ पे जिसको मेरे फूलिश, थोड़ा सा फूलिश लगता है, थोड़ा सा बेवकूफ बनाने वाला लगता है, बट जिस दिन सबकॉन्शियस ने ये चीजें एक्सेप्ट कर ली तो बिजनेस फिर ऐसे ही चलता है। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और इस स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम के साथ आप मतलब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली में एक हम लोगों ने एक मूवी देखी मैंने, और उसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बिजनेस शुरू करने के पहले आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई है। तो जो ऑनर थे उन्होंने पूछा कि आपने क्या पूछा, ये डिफिकल्ट क्या होता है। मतलब मुझे ऐसे कोई शब्द नहीं पता है, एंड दिस इज द सीन फ्रॉम द वेरी फेमस एक्टर जिनका अभी अभी जो है वो निधन हुआ है, इरफान खान जी। उनकी मूवीज में है ये, उन्होंने बोला है कि डिफिकल्ट क्या होता है मुझे नहीं पता है। तो इसी तरीके का माइंडसेट जो है वो हमें भी रखना पड़ेगा बिजनेस में एटलीस्ट, कि हार क्या होती है। मतलब जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक हमने पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसको भी अगर और एक्सपांड करें तो सबसे ऊपर जाता है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जो फियर वाले होते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन को टोटल डाउन कर देते हैं। और सबसे पॉजिटिव वाले में आता है एलिवेटेड। मतलब एलिवेटेड मीन्स आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। ये ब्लेस्ड हो गया, ये एलिवेटेड थॉट हो गया। तो आपको ये थॉट जो है पॉजिटिव और उसके भी ऊपर एलिवेटेड, ये आपको रखना होगा। नेगेटिव वाला वर्जन, टॉक्सिक वाला वर्जन पे आपको नहीं जाना है। तो जितने भी बिजनेस जो हमारे, हम ऐसे सारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं सर अभी, जिनकी मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से हो सकती है। ऐसे पर हमारे पास कई क्लाइंट हैं जो जैसे योगा के क्लाइंट हैं जिनकी मार्केटिंग हमने ऑनलाइन की है। ऐसे बिजनेस को हम जो है ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। अच्छा सर, जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड है और कितना लंबा जाएगा अभी कहा नहीं जाता, तो जैसे जिनका जो स्टार्टअप था या जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने बिजनेस स्टार्ट किए थे, उनकी स्थिति अभी कैसी है और उनको क्या सोचना चाहिए आगे के लिए? मतलब जो अभी सोच के ही घबरा रहे हैं कि अभी इतना लंबा पीरियड हो गया, अभी बंद हो गया, बिजनेस में इतना लॉस होगा, तो उनको इस समय क्या इस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए या आगे क्या सोचना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए उनको? जी सर, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उनके लिए ये चिंता का विषय है। जो लोग सर्विस रिलेटेड है और ऐसी सर्विसेज जो ऑनलाइन चल सकती हैं, तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें कि हमारा एक प्रोडक्ट है स्मार्ट स्टडीज, जो कि 6th to 12th क्लास के बच्चों के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो उनको सपोर्ट करती है पढ़ाई करने में। जिस तरीके की दूसरे ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट पे, ये जो एप्लीकेशन है ये मात्र 2,000 रुपए में पूरे साल भर बच्चों को सपोर्ट करती है। अब ये एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी सेल कर रहे थे, ऑलरेडी हमारा ये प्रोडक्ट था, लेकिन अब हमने इसके साथ में स्कूल को ये ऑप्शन दे दिया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब आप लगाएंगे तो देख सकते हैं कौन सा टीचर कौन सी क्लास में पढ़ा रहा है। यानी कि अगर आप प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल के, तो अपने कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं कि 8A 8B 8C 9 का फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है और वो क्या पढ़ा रहा है। तो अब ये ऑनलाइन जितने प्रोडक्ट है उनका तो मार्केट जो है वो अभी बढ़ गया। यानी कि IT इंडस्ट्री जो है विच इज स्पेशली रिलेटेड टू, कि जैसे अभी वेबिनार देखें हम लोग, वेबिनार ये जो जूम है या दूसरे एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो जरूर थोड़ा सा बिल्कुल उसको नुकसान हुआ है, और अब आने वाले समय में उस चीज को
कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को, नए इन्वेस्टमेंट को रिस्क एनालिसिस करके अब आगे करना है, और साथ ही साथ जो अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको मैनेज करना है हमको कि किस तरीके से मैनेज और कम कर पाए। इन दोनों चीजों पे हमको ध्यान देना होगा, स्पेशली नए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब क्लास हैं, मतलब उनका बिजनेस नहीं है, पर वो भी अभी चिंता कर रहे हैं कि उनकी जॉब आगे रहेगी नहीं रहेगी। वो किस स्थिति में है अभी, और उन्हें क्या प्लान करना चाहिए? मैं वर्किंग क्लास के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी घर में हैं और जी जिनको पता है कि हमारी कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी, एम्प्लॉयज को निकालेंगी, ऐसा काफी लोगों के मन में है जी और बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के, तो वो अभी क्या उनको जी। प्लानिंग करना चाहिए? सर, ऐसे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब में हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद कंपनी उनको कंटिन्यू नहीं करेगी, तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, अब उनके लिए समय है कुछ नया सीखने का। हो सकता है कि वो जी प्रोफेशनल कुछ ऐसे भी हो जो 40s में हो या 50s में हो, जिन्होंने बहुत सालों से लर्निंग बंद करके रखी हुई थी। नाउ दिस इज द टाइम जब उनको नई लर्निंग सीखना पड़ेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो आपने देखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस लॉकडाउन में ग्रो हुआ है। और आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन या दूसरी साइड, उनका बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि यूसेज रेट जो है, जैसे फेसबुक का जो नॉर्मल यूसेज किसी पर्सन का 4 आवर्स का होता था, अभी शायद वो 7 to 8 आवर्स का हो गया है। सेम विथ व्हाट्सएप, सेम विथ बिल्कुल। इंस्टाग्राम। तो यूसेज रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसे बिजनेस, ऐसे जॉब प्रोफेशन में सीखूं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी अगर आपका जॉब जा रहा है, तो या तो एक ऑप्शन है कि आप वो, मतलब अब फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन उनका जॉब चला गया है, तो एक ऑप्शन है कि वो माइंड से क्लोज करके टेंशन लेके घर में रहने लगे, अपने इमोशंस को फैमिली पे, यानी कि फैमिली पे गुस्सा करना, या उनको मतलब कुल मिला के कि माहौल घर का खराब होने जी लगता जी, है। दूसरा खराब होने ऑप्शन है लगता है, कि बिल्कुल। नई लर्निंग करें। फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट बात करना तो आती ही है। ऐसे प्रोडक्ट पकड़िए जो ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, उनके ऑनर्स को, उनकी कंपनी को फोन लगाइए कि सर, हम आपके प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। सर, मैं अभी आपको बताऊं, जी अगर मैं आपके पास आऊं और बोलूं सर आपका प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन सेल करूंगा, आप जब सेल हो जाए जब मुझे कमीशन दे दीजिएगा उसका, तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है इस दुनिया में जो इस चीज को मना करने वाला है सर। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल कोई छोटी मना नहीं करेगा। जी, छोटी से छोटी चीज से लेकर BMW किसी चीज को भी सेल कर सकते हैं। तो एक बात करने वाला टैलेंट हुआ, फोन हमारे पास है वो बात करने के लिए, उसमें ऐसा रिचार्ज है कि नेट भी भरपूर है और कॉलिंग भी भरपूर है। तो बिल्कुल पहली जो अपॉर्चुनिटी हुई कि हमको एज ए एजेंट, हमको बोला जाता है कि एजेंट, ब्रोकर, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM, जो मतलब ऐसा कि जिसमें नेटवर्क बनाना होता है, ये अच्छा काम नहीं होता है। बट अब आपको बताना चाहूंगा, इससे जो नेक्स्ट है, मतलब आफ्टर कोरोना अगर हम देखें, तो नेटवर्किंग जो है इज द नेक्स्ट बूम। जितने लोगों का, करेक्ट। जिसका नेटवर्क जितना ज्यादा रहेगा, जो नेटवर्किंग में इन्वॉल्व होगा, तो अगर आपको जॉब चली गई है तो अपना नेटवर्क बनाइए, अपने अपने आसपास ऐसे सारे प्रोडक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जब अब एज ए इन्फ्लुएंसर होने के कारण हमारे पास कई लोग आती है, सर आप हमारा प्रोडक्ट रीसेल, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो प्रमोट कर दीजिए। तो प्रमोट वहां पे कीजिए जी। उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पहले मैं ये देखता हूँ कि हमारे साथ जो ऊर्जा पार्टनर एसोसिएटेड है, अभी राइट नाउ हमारे पास, हमारे साथ मोर देन 500 ऊर्जा पार्टनर्स हैं, जिनमें से 250 से ज्यादा जो है वो महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं। बच्चों की काउंसलिंग हुई, बच्चों का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, माता पिता का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, ये बहुत आसानी के साथ वो सेल कर देते हैं। मतलब वो इतने ट्रेंड हो गए हैं अब कि अगर वो किसी शादी में जाते हैं तो 2 काउंसलिंग लेके वापस आते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब ये नहीं, बहुत आपने एक बहुत अच्छी बात कही। जी। जी। तो तो एक आगे के लिए अगर प्लान करना है तो जी बहुत अच्छी आपने बात की, नेटवर्क बढ़ाने वाली, कि आप नेटवर्क बढ़ाते रहिए, कॉन्टेक्ट बढ़ाते जी रहिए, और वही आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस या आपकी जॉब के लिए या आगे वर्किंग के लिए। जी। तो एक हमारा नेटवर्क हुआ, एक ऑनलाइन चीजें। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो काम कर सकते हैं कि अपने साथ, अगर आप उस चीज में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप IT से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, तो उसको आप ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू बताना शुरू कर दीजिए। जैसे अभी ट्यूजडे को हमारा सर एक पब्लिक स्पीकिंग का सेमिनार है, बहुत ओके। नॉमिनल फी के साथ, जी हमको 50 रुपी फी के साथ, मतलब 100 रुपी में 2 रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो 100 रुपी फी के साथ उसको जी। दे रहे हैं। अब
पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको आ गया तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है उस वर्कशॉप के पीछे। तो हमारे पास इसमें 12th क्लास का बच्चा भी है, 8th क्लास का बच्चा भी है और प्रोफेशनल भी है। आप बोलेंगे 8th क्लास का बच्चा क्या सेल कर देगा, तो सर अभी हमारा 8th क्लास का बच्चा जिसने अभी स्मार्ट स्टडीज के मोर देन 50 पैकेजेस जो है वो सेल कर दिए हैं अपने ही फ्रेंड सर्कल। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको जो मनी माइंडेड बनाना है, बट जो मनी कैसे कमाई जाती है ये एक ऐसा नॉलेज है जो हमको ना कॉलेज में ना यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाएगा। और जब हमारा एजुकेशन सिस्टम बन रहा था तो उसमें से इस नॉलेज को निकाल दिया गया। और ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें कभी भी ऐसी कोई चीजें नहीं सिखाई जाएंगी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आप बताइए, ऐसा हमको कभी क्लास नहीं बताया जाता है। पढ़ाई का तरीका बताया जाएगा, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, बट पढ़ाई कैसे कैसे कमाना है वो हमको शायद किसी पढ़ाई में नहीं बताया जाता है। तो वो हम अपने बच्चों को अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू सिखा रहे हैं। काफी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और बिल्कुल सीखने लायक और अपने जीवन में उतारने लायक बातें हैं। और जैसा कि आपने बताया नेटवर्क बढ़ाना, और ये दोस्तों मैं आपको बताऊं चेतन जी ने जो बात कही बहुत अच्छी है। बिना इनपुट कॉस्ट के आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करके, कॉन्टेक्ट्स को इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने अभी जो प्रश्न पूछा था चेतन जी से कि वो लोग जो अपनी नौकरी गवा बैठे हैं या जिनको लग रहा है डर कि नौकरी चली जाएगी, तो वो इस समय लॉकडाउन के पीरियड में कुछ स्टडी करें और अपने आप को ग्रो करें। तो बहुत अच्छा लगा चेतन जी, काफी सारी बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को। कुछ अलग हटके, इससे अलग हटके मैं कुछ बात जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। मतलब ये तो आप अपने ऊर्जा में पूरा समय देते ही हैं, बट इसके अलावा फ्री टाइम में आपके क्या शौक हैं जिसको आप करना पसंद करते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। सर फ्री टाइम में सबसे पहले एक तो मेरा राइटिंग का मुझे बहुत शौक है। जैसे अभी हम एक बुक हमारी ऑलरेडी आउट है, बाय द नेम ऑफ आत्महत्या क्यों, बच्चे सुसाइड करते उनके पेरेंट्स के लिए। अभी अपकमिंग हमारी 3 बुक जो है वो पाइपलाइन में है सर। तो जो फ्री टाइम होता है तो सबसे पहले लिखना। राइट्स आपकी मतलब बाइक राइड्स की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं बुक राइटिंग की बात कर रहा हूँ। राइटिंग क्या बोल रहे हो? ओके ओके, नहीं अच्छा, राइटिंग नहीं सर, बुक राइटिंग। मुझे राइट सुनाई दिया। हाँ, राइटिंग की बात। एक राइटिंग है, और दूसरे नंबर पे जो चीजें हैं सर कि जैसे मैंने आपको बताया कि सॉन्ग सुनना, तो जो सॉन्ग है वो मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। मैं आपको ये दर्शकों को फिर बताना चाहूंगा, ये हमारी पहली पुस्तक है। जो बच्चे 10th और 12th में सुसाइड कर लेते हैं ड्यू टू अनड्यू प्रेशर, मतलब वो कोई काम का नहीं होता है वो प्रेशर। इसका नाम आप बुक का नाम भी बता दीजिए, किस नाम से है बुक? जी, इसका नाम है आत्महत्या क्यों, सार्थक पहल जिंदगी को दिशा देने का प्रयास। ओके, ये बिल्कुल, ये आप ही की लिखी हुई है। अमेजोन पे भी अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि एक तो राइटिंग का काम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि मैं सॉन्ग सुनूंगा, और कभी कभार मौका मिल गया, मतलब मैं वही चीजें सर हॉबीज में वही चीजें करता हूँ कि पॉजिटिव चीजें अंदर जानी चाहिए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, मतलब हॉबी आपने पूछा कि फ्रॉम 2008 हमारे घर में टीवी नहीं है सर। अरे अच्छा, जिस दिन मेरे को ये माइंड मैनेजमेंट का नॉलेज पता उसके बाद से हमारे घर में टीवी नहीं है। मैं आपको यही चीज, घर वालों का कोई प्रेशर नहीं रहा कि क्यों नहीं है क्या नहीं है, आप चलिए आपने को वैसे ही आदत डाल दी है। अच्छे से म्यूजिक सुनना है, रेडियो सुनना है, मूवीज देखना है, गुड मूवीज देखो, तो लैपटॉप पे वो मूवी जो है वो देख लेते हैं। मतलब आपने पूरी तरह से घर वालों को कन्विंस कर दिया उसके लिए? हाँ, सारे लोगों को कन्विंस करके रखा है, यहाँ पर पूरा माइंडसेट बना के रखा है कि हमको अब किस तरीके से पॉजिटिव ग्रो करना है। सर मैं बहुत देखिए फॉर एग्जाम्पल की टेलीविजन में न्यूज आती है, और जैसे बिग बॉस जो है जैसे हाईली नेगेटिव, वहां मैं उसको पर्सनली नेगेटिव रिकमेंड करता हूँ। मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको देखने से वाइब्रेशन डाउन होते हैं। तो ऐसे कई चीजें जो हमको अवॉइड करना चाहिए, तो जड़ ही खत्म कर देंगे तो काम हमको फिर देखने का रह ही नहीं जाएगा। तो एक तो सर जो है राइटिंग कर लिया, म्यूजिक सुन लिया, और कभी बहुत शौक हो गया तो घूमना। मतलब यहाँ पे सर मेरा
सिंपल रूल रहता है, जो रॉबिन शर्मा जी जो ऑथर है उन्होंने सिखाया है, महीने में एक बार किसी एक नए पर्सन से मिलिए, महीने में एक बार कुछ एक नया टेस्ट कीजिए, मंथ में एक बार, महीने में एक बार ऐसी जगह जाइए जो आपने पहले कभी भी विजिट। हेलो। हाँ सर, फिर से रिपीट करूं मैं? हाँ सर, आवाज कर दी थी। हाँ, जी ये जी। जो घूमने वाली बात आपने कही, मंथ में एक बार। हाँ मतलब एक चीज हमको ऐसी टेस्ट करना है जो पहले लाइफ में कभी नहीं की है, एक ऐसी जगह देखना जो लाइफ में पहले कभी नहीं देखी है, इसके अलावा ऐसे लोगों से मिलना है जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले हैं, और लास्ट एक ऐसा काम करना है जिसमें हमको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर होता है, क्योंकि रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि योर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इज इन योर फियर। जहां डर है उसके पीछे ही आपकी सबसे बड़ी सफलता जो है वो छुपी हुई है। तो बस वही फॉर्मूला यूज, बहुत सही बात है। जी जी तो जी। ये सारी चीजें करते हैं सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, काफी सारी बातें आज सीखने को मिली। और ये जो आपने बताया कि मंथ में एक एक बार नए लोगों से मिलना है, घूमने जाना है नई जगह पर, ये बहुत ही एक्सप्लोर करने में जो नॉलेज मिलता है वो उसकी बात ही अलग है। और आपने कहा ये कि हर किसी से नॉलेज लिया जा सकता है, वो कोई भी हो, बच्चा हो, उससे भी हम सीख सकते हैं, हमारे जीवन जी की काफी सारी बातों में हम लोग उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जी सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा आई होप, और हमें काफी मैसेजेस मिलेंगे इसके लिए। जी। सर, जाते जाते मैं ये चाहूंगा कि आप, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, या आपका जो भी एक मैसेज हो हमारे लोगों के लिए, वो आप हमारे माध्यम से आप एक बार दे दीजिए। जी। तो इंदौर और भारत के सभी दर्शकों, अपने माइंडसेट को, मेरी बस तरफ से बस एक मैसेज है कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, और जब तक लॉकडाउन है घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, और घर में खुश रहें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर इन्फो के चैनल को। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दर्शकों से बीच रूबरू होने का अरे एक मौका दिया। चलिए, थैंक सर, यू सो आपको मच बहुत सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, आपने इतना समय दिया हमारे लिए और हमारे दर्शकों जी के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, काफी चीजें हमें आज डॉक्टर चेतन रायकवार जी ने बताई, और बहुत ही जीवन में उतारने लायक बातें उन्होंने कही है। नए लोगों से मिलिए, नई जगह पर घूमिए, एक्सप्लोर करिए, और सभी चीजों में आपको पॉजिटिव ही ढूंढना है। कहीं भी नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं उतारना है अपने जीवन में, पॉजिटिव ही सोच के चलिए, पॉजिटिव ही आपको करना है, तो आपके सारे काम सही और सफलतापूर्वक हो सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा बताया जिन्होंने स्टार्टअप अपना जो भी बिजनेस है अपना स्टार्ट किया है, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से वो माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को यूज करके अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों आज। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चेतन रायकवार जी को, जिन्होंने इतना कीमती समय इंदौर इन्फो के लिए निकाला, और हमारे दर्शकों को काफी सारी बातें उन्होंने सिखाई और बताई। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है आज आपसे विदा लेने का, और आपके मैसेजेस और आपके जो रिवर्ड्स हैं वो आप करते रहिए, हमें पता। एक मैसेज में ले लेता हूँ। कुछ काफी लोगों ने मैसेजेस किए थे, बट हेलो हेलो राजवीर जी, हेलो रितेश, हाय, हेलो हेमंत जी। कैसा लगा आप सबको ये? बिल्कुल हमें मैसेज करके आप बिल्कुल बताइए प्रोग्राम के बारे में। और फिर नई कड़ी में हम दोबारा फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू।